हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो लास्ट सेट बचल है 4, इसमें 4 ही सेट है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने तीनों सेट का नहीं देखे हो तो आप जाके देख लीजिए। और साइंस का ऑब्जेक्टिव का, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब जाके आप देख लीजिए। उसके बाद ये भी देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला है मेरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे पहले। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है मेरा, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। मतलब यूरोप और इंग्लैंड में जब फैक्ट्रियाँ की स्थापना हुई उससे पहले भी हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब ये जो होता था वो फैक्ट्रियों में नहीं होता था, वैसे होता था। और यही जो मतलब बहुत सारे इतिहासकार जो हैं तो इसे ही जो पहले होता था उसे ही हम लोग पूर्व औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व औद्योगिकरण यही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में लंदन शहर की आबादी के नियंत्रण बढ़ने की किन्हीं 4 कारण बताइए। मतलब जो अचानक कैसे बढ़ गया था। तो सबसे पहले 1860 तक 3 मिलियन से अधिक और 1900 तक 6.5 मिलियन तक बढ़ गया। मतलब ये जो था पहले 3 मिलियन से अधिक और 1900 ईस्वी में 6 मिलियन तक बढ़ गया। आंशिक रूप से यह मृत्यु दर में सुधार के कारण था। ये किसके कारण था? मृत्यु दर में सुधार के कारण, स्वच्छता के कारण, भवन निर्माण मानकों और खाद्य आपूर्ति में सुधार के कारण। मतलब स्वच्छता, भवन निर्माण, खाद्य आपूर्ति में सुधार, यही सब के कारण ये जो था आपका जो आबादी है वो नियंत्रण बढ़ने लगा था। ठीक है, लंदन ग्रामीण प्रवासियों के लिए मृत्यु दर का सिंक नहीं रहा। मतलब जल्दी मरता नहीं था, मृत्यु दर कम हो गया था। बस यही सब कारण था, आपको लिखना। तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, भारत एक संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए। भारत की संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारत और बेल्जियम दोनों ही मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। मतलब भारत और बेल्जियम दोनों लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक ताकतवर है। मतलब दोनों देश में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय, 3 स्तर। ठीक, भिन्न विशेषता, भारतीय संघ में कुछ राज्यों के विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा का। चलिए अगला चौथा तरफ चलते हैं। चौथा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो, भारत का सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है तो उसका कारण देखिए, भारत उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। ठीक है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। मतलब इससे जो हम लोग का सूर्य का प्रकाश है उसको हम लोग सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ग्रामीण और दूर दराज इलाके में सौर ऊर्जा की तेजी से प्रचलित हो रही है। मतलब जो ग्रामीण जगह और दूर दराज इलाकों में जो सौर ऊर्जा है उसका बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। ठीक है, अगला है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, उसके बाद हम लोगों को लिखना, भारतीय किसान एक और राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा और दूसरी ओर खेती की लागत में वृद्धि होती है। मतलब देखिए, भारतीय जो किसान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा है और दूसरा तरफ लागत जो है टैक्स उसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वृद्धि होती है क्योंकि उन्हें हर साल महंगा बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदना पड़ता है। मतलब उन्हें खेती के लिए हर साल बीज, उर्वरक और जो भी है सब खरीदना पड़ता है, इनपुट। ठीक है, भारत में भूमि क्षरण और भूजल की कमी ने खेती की लागत को बढ़ा दी है और भी बढ़ा दी है। मतलब भारत में जो भूमि क्षरण और भूजल की कमी है वो खेती की लागत को बढ़ा दी। मतलब टैक्स जो था और बढ़ा दिया। ठीक है, ये सब कारण। अगला चलते हैं, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो ये है, मुद्रा सीधे समझ लीजिए पैसा का वह रूप है जिससे हम दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। मतलब कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदासीनीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटाना है
जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मतलब उदासीनीकरण का मतलब होता है हमें उस चीज़ को हटाना है जिससे आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। उदासीनीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। मतलब जो इसमें उदासीनीकरण में बहुत सारी क्रियाएं सम्मिलित है। अगर किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है, चाहे वो आर्थिक नियम हो, नीति हो, नियंत्रण हो, प्रक्रिया हो, सबको समाप्त किया जाता है या उनमें स्थिरता दी जाती है, मतलब उसे रोक दिया जाता है। ठीक है, यही उदारीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण नहीं, उदारीकरण। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब हम लोगों का ये जो है 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को करना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला जो आपका है वो है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो पहले विश्व युद्ध के में ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पहले विश्व युद्ध ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। क्या क्या हुआ था, तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादक में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मेन चेयर का माल को आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थे वो कारखाने सेना की ज़रूरत पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। मतलब युद्ध के लिए जो भी है बंदूक, गोली बारूद, जो वो सब में बनाने में, तैयार करने में बिजी थे। उसी समय जो मेन चेयर का माल का आयात है वो कम हो गया था और रातों रात बाजार में एक विशाल देशी बाजार मिल गया। ठीक है, दूसरा है युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खंजर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। मतलब युद्ध लंबा चला तो भारतीय लोगों के जो कारखाने थे उनमें जूट की बोरी, फौजियों के लिए वर्दी और टेंट, चमड़े का जूता, मतलब जूता उता जो भी है, घोड़े, खंजर की जीन, मतलब जो घोड़ा पहनता है ना नीचे, वो सब बनने लगा भारतीयों के कारखानों में और उनसे भारतीयों को फ़ायदा होने लगा, शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा है नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखानों कई पालियों में चले गए। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। मतलब जो है नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने बहुत सारे बंद भी हो गए और जो मजदूरों हैं वो बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिला और जिनसे उन्हें ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। ठीक है, युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसी से युद्ध के कारण जो औद्योगिक उत्पादक है वो तेजी से बढ़ा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुड वॉल्क प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, व्याख्या करें। ठीक है, तो ये है हम लोग कर रहे हैं। वुड ब्लॉक प्रिंट का आविष्कार चीन में 6वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 6वीं शताब्दी। यह मार्को पोलो के साथ यूरोप आया, या मार्को पोलो जब आया उसी के साथ यूरोप आया। वह एक महान अन्वेषक थे। कौन थे महान अन्वेषक? तो मार्को पोलो। ठीक है, चीन में कई वर्षों की खोज के बाद 1295 में वे इटली लौटे। मतलब बहुत सारी खोज करने के बाद वो 1295 में इटली लौटे। वुड ब्लॉक प्रिंट के इस ज्ञान को मार्को पोलो अपने साथ वापस ले गए। अब जो गए तो अपना ज्ञान भी लेके गए मार्को पोलो। ठीक है, वुड प्रिंट का। अब इटालियंस वुड ब्लॉक्स के साथ किताबें बनाने में सक्षम थे और जल्दी ही यह तकनीक यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गई। मतलब जो इटालियंस थे वुड ब्लॉक्स के साथ किताबें बनाने में सक्षम थे, किताबें बना रहे थे, तो इसी से ये जो तकनीक है वो अन्य हिस्सों में भी बहुत जल्दी फैल गई। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां आती है। मतलब राजनीतिक दलों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो निम्न प्रकार ये है। पहला है, देखिए, शीर्ष पर एक या कुछ नेताओं में शक्ति की एकता की और राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति है। साधारण सदस्यों को इस बात की पर्याप्त जानकारी नहीं होती कि पार्टी के अंदर क्या होता है। मतलब जो इसमें है वो कुछ नेताओं की शक्ति एकता होती है। ठीक है, एकत्र होती है, मतलब एक होती है, जिसमें साधारण जो सदस्य है उनको पता ही नहीं चलता है कि पार्टी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, पूरा जानकारी मिलता ही नहीं है। नेता सबसे ज़्यादा फैसले पार्टी के नाम पर करते हैं। मतलब जो भी वो फैसला करते हैं ना वो पार्टी के नाम पर करते हैं ताकि उसको
यानी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। मतलब आंतरिक लोकतंत्र जो है उसका अभाव ये राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी परेशानी है, चुनौती है, ठीक है। खा को हम देखते हैं, चलिए खा है, कई राजनीतिक दलों में वंशवादी उत्तराधिकारी भी रहे हैं जो अक्सर पार्टियों को उपयुक्त नेतृत्व से वंचित करते हैं। मतलब जो उत्तराधिकारी मतलब जैसे था ना वंशवादी उत्तराधिकारी, जैसे मतलब राजा का बेटा रहा था, उसी तरह जो राजनीतिक दल में जो है उनका ही चलते आ रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी तरह भी होता है, ठीक है, अक्सर। तो अगला है गा का, हम लोग देखते हैं गा है, अधिकांश पार्टियां केवल चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब जो इनमें राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ ज़्यादातर चुनाव जीतने पर फोकस करती है, बाकी सब यह विकास को बाधित करता है और लोकतंत्र के भावनाओं के खिलाफ है। मतलब ये विकास को रोकता है और लोकतंत्र के भावनाओं के खिलाफ है, मतलब ये है, ठीक है। अगला है घा, हम लोग ने दे दिया घा, राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेदों की कमी के कारण कई दल मतदाताओं को सार्थक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल हैं उसमें जो भेदभावों की कमी के कारण वैचारिक भेदभावों की कमी के कारण कई दल, मतलब बहुत सारे दल हैं जो इसके सार्थक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करना है लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। तो उत्तर लिखते हैं, तानाशाही प्रकार की सरकार में आर्थिक विकास थोड़ा अधिक होता है। मतलब तानाशाही के जो प्रकार का जो सरकार रहता है उसमें जो आर्थिक विकास है वो बहुत कुछ ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। हालांकि अधिकांश लोकतंत्रों में आर्थिक विकास कुछ धीमा है, लेकिन जो लोकतंत्र में है उसमें थोड़ा धीमा है लेकिन है, ठीक है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश ऐसे भी हैं जो दुनिया का आर्थिक महाशक्तियों में शुमार हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोकतांत्रिक देश हैं जो आर्थिक महाशक्तियों के शुमार हैं, मतलब ज़्यादा है उनके पास, ठीक है। इनसे पता चलता है कि आर्थिक विकास केवल सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, अन्य कारक भी हैं जो आर्थिक विकास के प्रवृत्ति को तय करते हैं। मतलब इनसे यही पता चलता है कि जो आर्थिक विकास है वो केवल सरकार पर निर्भर नहीं करता और भी कई कारणों पर निर्भर करता है। चलिए जैसे देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, देश के आर्थिक प्राथमिकताएं आदि, ठीक है। मतलब ये सब के कारण जब हम उचित आर्थिक विकास के साथ साथ कई अन्य सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। जब हम लोग आर्थिक विकास के साथ साथ कई सकारात्मक परिणाम देखते हैं, मतलब कोई भी अपना बढ़िया काम देखते हैं, तो वो इससे यही साबित होता है कि जो लोकतंत्र हमेशा है वो तानाशाही से बेहतर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा पांचवा हमारा, जो प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखे। तो क्या है, तो वनों की कटाई और आवास का नुकसान में खनन एक अन्य मुख्य कारक है जो बढ़ती मानव आबादी और तकनीकी प्रगति के वनस्पतियों और जीवों की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की दर बढ़ा दिया है। मतलब जो वन की कटाई, आवास के नुकसान, खनन, ये सब इसका जो मुख्य कारण है ह्रास का, ठीक है। बढ़ती आबादी जो है मानव की, वो अपने तकनीकी प्रगति के लिए वनस्पति और जीवों को मतलब बर्बाद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है, वनस्पति और जीवों की खपत दर वनस्पति और जीवों के पुनर्जनन से अधिक है, जिससे वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। मतलब जो वनस्पति और जीवों का जो खपत है वो वनस्पति और जीवों के मतलब जन्म से ज़्यादा अधिक है। मतलब जितना खपत होता है, मतलब खपत ज़्यादा होता है लेकिन जन्म कम होता है वनस्पतियों का, जीवों का, जिनके कारण ये ह्रास है, ठीक है। अगला चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंतरिक मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता प्रदान करता है। तो किस प्रकार काम करता है, ठीक है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन बैंकों में जमा करवा देते हैं। जिसके पास ज़्यादा धन है वो अपने बैंकों में जमा करवा देते हैं, जहाँ से उसे ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक जमा राशि का 15% अपने पास नगद रखती है। मतलब जितना भी जमा राशि है उसका 15% अपने पास रखती है और शेष राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करती है। और शेष जो मतलब और जो बाकी है उसको जो दूसरों को मदद के लिए ऋण देती है, मतलब लोन देती है, इस तरह समझ लीजिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति बैंकों से उधार लेते हैं
जिसको ज़रूरी है वो बैंकों से उधार लेते हैं। बैंक जमाकर्ताओं को जो ब्याज देते हैं उधार देने वालों से उनसे अधिक ब्याज लेते हैं। मतलब जो बैंक के कार्यकर्ताओं हैं जो पैसा जमा किया उसको जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज जिनको वो उधार देते हैं उनसे लेते हैं, ठीक है। ब्याज में अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। मतलब यही जो ब्याज में अंतर है वही बैंक के आय का एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है, ठीक है। मतलब जो दोनों के बीच बनाए रखता है, मध्यस्थता करता है आपस में और चलाता है, ठीक है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या करती है? इसके अलावा मीलों दूर रहने के बाद वे सीधे स्थानीय और छोटे उत्पादकों के साथ बातचीत करते हैं। मतलब वो मीलों दूर बहुत दूर रहने के बाद भी छोटे उत्पादक और सीधे स्थानीय उत्पादक के साथ वो बातचीत करते हैं जिससे बाज़ारों का संयोजन होता है, ठीक है। उनके काम से निवेश और माल का व्यापार होता है। उनके काम से जो माल का निवेश है मतलब लेन देन और जो उसका व्यापार होता है जो भिन्न राष्ट्रों के बीच अंत संबंधों का योगदान है, जो अनेक राष्ट्रों के बीच अंत संबंधों का योगदान है। आगे हम लोग लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा न केवल दुनिया भर में माल का विपणन किया जाता है बल्कि सेवा और उत्पादकों का निर्माण विश्व स्तर पर किया जाता है। मतलब ना ही केवल माल का मतलब ये किया जाता है व्यापार, इसके अलावा सेवा उत्पादक का विश्व स्तर पर किया जाता है, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पूरे विश्व को वितरित किया जाता है। मतलब हर एक देश में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के वितरित किया जाता है, इस तरीक़ा से ये समझा रहा है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप देशों में व्यापार और विकास अभिसरण हुआ है। मतलब इन्हीं के कारण जो है देश में व्यापार और विकास में थोड़ा वृद्धि हुई है। सामग्री उत्पादकों सेवाओं और प्रौद्योगिकी का वितरण हुआ है। मतलब सामग्री उत्पादक सेवा जो इन्हीं के कारण कुछ बढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो मेरा पहला बता रहा है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम कराने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? मतलब जो थे वो 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति थे जो मशीन से काम नहीं कराकर हाथ से काम करवाते थे और उन्हें ही वो ज़्यादा वैल्यू मानते थे, मतलब प्राथमिकता देते थे, ठीक है। इसके निम्नलिखित कारण है, क्या क्या कारण थे? तो पहला कारण यह था कि जब श्रमिक को बहुतायत होती थी तो वे वेतन गिर जाते थे, इसलिए उद्योगपति को श्रमिकों की कमी या वेतन की मंद में भारी लागत जैसे कई परेशानियां नहीं थी, ठीक है। आपको समझ आया? मतलब जब मजदूर जो थे उसका जो बहुतायत होता था मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था तो वेतन उसका गिर जाता था, ठीक है। और जिससे उद्योगपति को वेतन में मंद की भारी लागत यानी टैक्स जैसे कई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, टैक्स उससे जैसे, ठीक है। उन्हें ऐसी मशीनों से कभी दिलचस्पी नहीं थी जो जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए व जिन पर बहुत ज़्यादा कर चाहने वाला है। मतलब उसको वैसी मशीनों की में दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और वह बहुत ज़्यादा चाहने वाला है, ठीक है, और वह या नहीं चाहने वाला। तो देखिए बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिसमें श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी, मतलब मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी, ठीक है। गैस घरों और शराब खानों में जोड़ों के दौरान खास काम रहता था। मतलब जब गैस घर और शराब खानों में जाड़ों के दौरान मतलब ठंड के दौरान ज़्यादा काम रहता था, इसके दौरान उन्होंने ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय उसको ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों से को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती है। मतलब जो थी ना मतलब बुक बाइंडरों यानी कैलेंडर वैलेंडर छापने के लिए दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों को ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तीसरा हम लोग पॉइंट ले लिए बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और सफाई व सजावट में काम के जाड़ों को किया करते थे। मतलब जो मजदूर थे वो करते थे। जिन उद्योग में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम कराना पसंद करते थे। जहाँ जो है वो बढ़ते घटते रहता था मौसम के अनुसार, वहाँ जो उद्योगपति थे मशीनों के बजाय वो चाहते थे कि मजदूर ही हमारा काम करे, उन्हीं से उनका अच्छा रहता था, ठीक है। बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते हैं। मशीनों
से एक जैसे उत्पादक ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ें की काफ़ी मांग रहती है। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। मतलब बाज़ार में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जो मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। एक मशीन से एक तरह का ही बड़ी संख्या में बनाया जा सकता है, लेकिन बाज़ार में अक्सर डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की ज़्यादा मांग होती है, इसलिए इंसान उसमें जो है आंतर मशीन की ज़रूरत नहीं बल्कि इंसानों की ज़रूरत होती है। चलिए 5वां हम लोगों ने लिख दिया विकोटेरिया कालीन। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों की तरहीज देते थे। मतलब जो विक्टोरिया है कालीन ब्रिटेन, वहाँ के जो लोग हैं वो हाथों से बनी जो भी चीज़ है उन्हें वो ज़्यादा पसंद करते थे। हाथों से बनी चीज़ों को परिस्पर और सुरुचि की प्रतीक माना जाता है था। मतलब उस समय जो हाथों से बनना चीज़ था उसे परिस्पर और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फीलिंग अच्छी होती थी, मतलब उनकी जो फीलिंग है मतलब अच्छा कंफर्टेबल लगता था, बढ़िया लगता था, ठीक है। उनको एक-एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। उन्हें एक-एक कर अलग-अलग करके ध्यान से बनाया जाता था जिससे उसका डिज़ाइन अच्छा होता था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संघवास या संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? मतलब क्या है, दोनों क्या है या कितने तरीकों से गठित होता है, इसकी विशेषता लिखें। तो सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। कानून, काराधार और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार होता है। मतलब जो ये है 2 या 2 से अधिक के स्तर होते हैं, ठीक है। इसमें कानून प्रशासन में जो अपने भिन्न स्तर में अपना अलग-अलग अधिकार होता है, ठीक है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार का सार्वजनिक प्रत्याभूत है। संविधान के मौलिक प्रावधानों के बदलाव के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की ज़रूरत होती है। मतलब सरकार में किसी तरह की बदलाव मौलिक प्रावधान के बदलाव के लिए सरकार के दोनों तरह की सहमति मतलब दोनों तरह की सरकार की सहमति ज़रूरी होती है, ठीक है। हम कुछ देखिए अब है संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीके से गठित है। पहला देखिए 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करता है। मतलब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र को लेकर एक बड़ी गठित करता है। इसे संपूर्णता अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता आविष्कार करते हैं। मतलब ये अपना संपूर्णता सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए एक आविष्कार करते हैं। प्रांतों का समान अधिकार होता है। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया राज्यों का गठन। मतलब देखिए जैसे प्रांतों का जो है अच्छा से समान होता है। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया है जो। उसके बाद राज्यों का गठन, जैसे राज्यों का गठन और राज्य और राष्ट्रीय राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा देना। केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर, भारत, बेल्जियम, स्पेन। मतलब ये जो है उदाहरण के तौर पर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का बोल रहा है कि उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है, इसे कम करने के उपाय लिखें। उद्योग जो है कारखानों से किस प्रकार प्रदूषण फैलता है, इसे कम करने का कोई तरीका बताइए। तो अनेक तरीका से फैलता है। पहला है वायु प्रदूषण। चिमनी से निकलने वाले धुआं वायु को प्रदूषित करता है। मतलब चिमनी जो है उससे जो निकलता है, चिमनी जो कहते हैं जो बड़ा-बड़ा पाइप जैसा ऊपर में लगा रहता है फैक्ट्री में उसे, ठीक है। अनचाही गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो उनसे निकलने वाली जो ये दोनों गैस है वो उनका वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है। छोटे बड़े कारखानों प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक होता है। मतलब छोटे बड़े जो भी कारखाने हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए जो धुआं है उसे बाहर फेंकते हैं, मतलब निकालते हैं। जहरीली गैस जो है उसका जो रिसाव है मतलब जो फैलाव है वो बहुत ही खतरनाक और भयानक है। यह मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधे और पूरे पर्यावरण को दुष्प्रभाव करता है। मतलब जो मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य, पौधों और पूरे पर्यावरण को ही खराब कर देता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने लिया जल प्रदूषण। उद्योग से निकला हुआ जल अपने से 8 गुना अधिक ताजे जल को प्रदूषित करता है। मतलब जो ताजे जल है उससे जो है आप लोग जितना करते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा प्रदूषित करता है, ठीक है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। मतलब जो नाली के द्वारा है उसका कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और इस जल का प्रमुख कारक कागज, रसायन, वस्त्र, चमड़ा उद्योग आदि है। मतलब ये जो उद्योग है कागज का उद्योग, रसायन का उद्योग, चमड़ा का उद्योग, यही सब उद्योग में ज़्यादा होता है, ठीक है। धातु का भी उद्योग जैसे शीशा, पारा आदि इस सब में भी होता है। चलिए अगला हम लोगों ने लिया तापीय प्रदूषण, ठीक है। कारखानों तथा
ताप घरों से चल्म घर को बिना ठंडा किए नदियों और तालाबों में छोड़ दिया देने पर तापीय प्रदूषण होता है। मतलब जो जल है वो गर्म रहता है और उसे बिना ठंडा किए नदियों में छोड़ दिया जाता है, तब भी ये तापीय प्रदूषण होता है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में जमजात विकार है। मतलब ये कहाँ होता है? परमाणु ऊर्जा के संयंत्र के जो भी है कारखाना या तो वही सब जगह में ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण कुछ उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जैसे इससे श्रवण अक्षमता की नहीं, रक्तचाप आदि समस्या भी उत्पन्न होती है। मतलब इससे जो है ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिससे रक्तचाप आदि की बीमारी भी मतलब समस्या भी उत्पन्न होती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, गैस यांत्रिक, जनरेटर आदि भी ध्वनि उत्पादन करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, मतलब जो जनरेटर है, गैस यांत्रिक है या तो निर्माण कार्य मतलब बनाने बनाने का काम, वो भी जो है वो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, कारखानों के कर्मचारियों द्वारा अपशिष्ट उत्पादों को पास की नदी में फेंकने के बजाय सही तरीके से निपटाना, मतलब इनके रोकाव का कारण बता रहा है। ठीक है, मतलब जो वो नदी में फेंके अपशिष्ट पदार्थ, उससे अच्छा है कि साफ अच्छा तरीका से इसका निपटारा किया जाए। कारखानों और घरों में भी प्लास्टिक का उपयोग कम करना, मतलब प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक हो कम कीजिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाइए ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरा बोल रहा है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच आप विभेद करें, मतलब दोनों में अंतर करें। तो पहला है संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र वह है जो उचित पदाधिकारी या सरकार के साथ सम्मिलित हो, मतलब जो उच्च पदाधिकारी और सरकार के साथ शामिल हो उसे हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। उसके नियमों और विनियमों का पालन करें, मतलब करना पड़ता है। ठीक है, इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र सेक्टर के रूप में समझा जाता है, या एक सेक्टर के रूप में समझा जाता है जो सरकार के साथ शामिल नहीं है, जो सरकार के साथ शामिल नहीं होता और किस प्रकार का नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। देखिए हमने कुछ लिया है, तो देखिए संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। पहला लिया सरकार द्वारा विनियमता, सरकार द्वारा विनियमता नहीं। दूसरा है एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना, औपचारिक संगठनात्मक संरचना नहीं हो सकती। आमतौर पर बड़ा और अच्छी तरह से स्थापित, आमतौर पर छोटा और औपचारिक। ठीक है, ये अंतर है इसका, आप लोग देखते जाइए। काम करने की बेहतर स्थिति प्रदान करता है, काम करने की समान स्तर प्रदान करता है, मतलब अच्छा स्थिति प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, अधिक वेतन प्रदान करता है, कम वेतन प्रदान करता है। छोटी अधिक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, नौकरी की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। मतलब इसमें जो नौकरी है उसका सुरक्षित रहता है, आप इसमें सुरक्षा का प्रदान नहीं है, नौकरी कभी भी जा सकता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगला हम लोगों ने लिया है बड़े व्यवसाय, कारखाने और औपचारिक और रोजगार शामिल है। इसमें जो है व्यवसाय, कारखाने और औपचारिक रोजगार शामिल है, और इसमें छोटे व्यवसाय, स्वनियोजित व्यक्ति और औपचारिक व्यवहार शामिल है। मतलब इसमें जो छोटे व्यवसाय है, स्वनियोजित व्यक्ति और अनौपचारिक रोजगार शामिल है। ठीक है, छोटा। ठीक है, तो इस तरीका से। और पांचवा जो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ लिखा है, निम्नलिखित को मानचित्रों पर दर्शाइए, इसी तरीका से कुछ है, तो वो वाला आप कर लीजिएगा। तो आपका ये सेट 4 है, वो सोशल साइंस का पूरा कर दिया गया है, यानी सेट 4 ही तक है, ये पूरा करा दिया गया है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।